हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आप सबको वेलकम। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टार्ट करने लगे हैं रेशो एनालिसिस, जिसमें हम डिटेल के साथ रेशो एनालिसिस सीखेंगे। काफ़ी आने वाली वीडियोस में रेशो एनालिसिस को डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये रेशो एनालिसिस जो है ये फाइनेंशियल नॉलेज का पहला स्टेप है। अगर आप किसी भी किस्म का फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करने जा रहे हैं तो रेशो एनालिसिस उसमें फर्स्ट स्टेप का काम करता है। फाइनेंशियल नॉलेज आपको तब तक हासिल नहीं हो सकता या मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप तब तक सीख नहीं सकते जब तक आपको रेशो एनालिसिस पे ग्रिप ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रेशो एनालिसिस। व्हाट इज रेशो एनालिसिस? रेशो एनालिसिस क्या होता है? रेशियो एनालिसिस समटाइम्स कॉल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपने स्टूडेंट्स देखा होगा मुख्तलिफ बुक्स में, मुख्तलिफ कोर्सेज में इसको फाइनेंशियल एनालिसिस भी कहा जाता है और बाज़ कोर्सेज या बुक्स में इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी कहा जाता है, जो कि रेशियो एनालिसिस के ही दूसरे नाम हैं। इन विच रेशियोज आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस एंड देयर सॉल्वेंसी। इस हर चीज़ को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ बताना ये मकसद है कि रेशो एनालिसिस का जो पर्पस है वो कंपनी को अंडरस्टैंड करना है, और कंपनी को अंडरस्टैंड करने का मतलब है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी लिक्विडिटी, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी सॉल्वेंसी को देखा जाए। अगर हमें ये चार चीज़ें पता चल जाए तो हम किसी भी कंपनी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अंडरस्टैंड किया जाएगा उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स, रिटेन अर्निंग, कैश फ्लो और नोट्स इशूड पीरियडिकली, जो कि पीरियडिकली इशू की जाती है। तो चलिए जो बात की है इसको जरा डिटेल के साथ समझते हैं इन डेप्थ कि ये हमने क्या बात किया। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, रेशो एनालिसिस है जिसमें हम रेशोस को यूज करते हैं कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से। अब वन बाय वन तीनों पॉइंट्स को जरा आपने समझना है कि हम रेशोस को क्यों यूज करते हैं, रेशोस क्या होती हैं। चले पॉइंट नंबर वन को पहले डिटेल से समझते हैं। अब आप सबको जिस लेवल पे आप पहुंचे हैं और इस वीडियो को आपने क्लिक किया है, आपको रेशो का तो कंसेप्ट अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन फिर भी हम इसको गो थ्रू करने के लिए एक दफा देख लेते हैं कि रेशो होती क्या है। रेशो इज द रिलेशन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज। दो एक जैसी क्वांटिटीज का जब भी हमने रिलेशनशिप चेक करना होता है तो हम उनकी रेशो निकाला करते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट्स के किसी टेस्ट में 100 में से 80 मार्क्स आए, तो हम ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स से कंपेयर करना हो तो दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं, उनकी रेशो निकालते हैं और बताते हैं कि जी 80% मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रेशो निकाली है, 250 को मैंने डिवाइड किया 1000 के साथ, जो रेशो आई है 0.25। ये बिल्कुल एक सिंपल मैथमेटिक्स की चीज़ है कि दो क्वांटिटीज को हमने डिवाइड करके एक वैल्यू निकाली 0.25। ये दोनों वैल्यूज का रिलेशन आ गया। अब एक चीज यहाँ पे आपने देखनी है, इफ वो इंक्रीज न्यूमिनेटर, अगर इस रेशो के न्यूमिनेटर को हम इंक्रीज कर दें तो पूरी रेशो इंक्रीज हो जाती है। जैसे अगर मैं 250 की जगह 500 कर दूं तो रेशो 0.25 से 0.50 हो जाएगी। इफ वी डिक्रीज न्यूमिनेटर द रेशो विल डिक्रीज, अगर हम न्यूमिनेटर को डिक्रीज करेंगे तो रेशो भी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर मैं 250 को 200 से रिप्लेस करूं तो रेशो 0.25 से 0.20 हो गई, यानी कम हो गई। इफ वी इंक्रीज डिनोमिनेटर द रेशो विल डिक्रीज, अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे तो रेशो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर 1000 को 1600 कर दें तो रेशो आ जाएगी 0.15, जो कि 0.25 से कम है। और अगर हम डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दें तब भी रेशो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर 1000 को 8000 कर दें तो रेशो 0.25 से 0.31 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं समरी करता चलूं कि हम कह सकते हैं कि अगर हमने रेशो की वैल्यू को बढ़ाना है तो या तो हमें न्यूमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा या हमें डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमिनेटर और रेशो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिनोमिनेटर और रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम न्यूमिनेटर बढ़ाते हैं तो रेशो बढ़ती है, अगर इसको उलट बोलें तो रेशो बढ़ानी है तो न्यूमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह रेशो घटानी है तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को कम करना पड़ेगा, और इससे उलट रिलेशन डिनोमिनेटर के साथ है। ठीक है, तो ये तो सिंपल था एक रेशो का कंसेप्ट। हम इन्हीं रेशोस को इस्तेमाल करते हैं। तो रेशो बेसिकली क्या है, दो वैल्यूज को जस्ट डिवाइड करना है जिसे रेशो कहा जाता है। तो होप सो आपको रेशो तो समझ आ गई होगी कि रेशो क्या है। रेशो सिंपल दो क्वांटिटीज की डिवीजन का नाम है। ओके, तो हम इसी डिवीजन को एक सिंपल मैथमेटिक्स के टूल को इस्तेमाल करेंगे, किस काम के लिए? कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब जी कंपनी को अंडरस्टैंड करने का क्या मतलब है?
हमने बहुत सी कंपनीज के नाम सुने होंगे, हम आसपास नजर दौड़ाएं तो बेवरेजेस की कंपनी है, वाटर की कंपनी है, शूज की कंपनी है, मशीनरी है, बहुत सारी फर्टिलाइजर्स की कंपनीज हैं, बैंक्स हैं। तो किसी भी कंपनी को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसका क्या मतलब है? बाय अंडरस्टैंडिंग अ कंपनी मींस, कंपनी को अंडरस्टैंड करने का मतलब है वी हैव टू नो अबाउट देयर बिजनेस ऑपरेशंस, कि हमें उस कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को जानना है, एंड देयर ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस, और उनकी तमाम जो ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस है उसको देखना है कि इनकी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, टू एवेल्युएट दीज, उनको एवेल्युएट करने के लिए। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप अपना एक बिजनेस कर रहे हैं और आप उस बिजनेस को अच्छी तरह से समझते हैं कि उस बिजनेस के ऑपरेशंस किस तरह चलते हैं और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, तो आपने किसी और कंपनी को भी अंडरस्टैंड करना है कंपनी में जाए बगैर। वो शुड डू इन द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, तो किसी भी कंपनी को समझने के लिए कंपनी में जाए बगैर इन मैटर्स को देखना पड़ेगा। हाउ मच दे अर्न, दैट इज व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी, हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखना पड़ेगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट्स कमा रही है ओवर द ईयर। हाउ मच कैश द कंपनी हैज, दैट इज हाउ मच लिक्विडिटी द कंपनी हैज। दूसरी चीज हमें देखनी पड़ेगी कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, यानी कि कंपनी के पास हार्ड फॉर्म में कैश कितना पड़ा हुआ है। तो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं, अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो जो पावर प्लांट्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत हाई होती है, लेकिन उनकी लिक्विडिटी बहुत लो होती है, कैश उनके पास बहुत कम होता है। तो खैर, हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखना पड़ेगा और उसकी लिक्विडिटी को चेक करना पड़ेगा। हाउ मच सेल्स द कंपनी जनरेट, देखना पड़ेगा कि कंपनी सेल्स कितनी करती है। जो मेन चीज है, जो शेयर है हर कंपनी की, वो सेल्स हैं। हमें उनकी सेल्स देखनी पड़ेंगी, और किसी भी कंपनी की जो सेल्स हैं वो उसकी परफॉर्मेंस कहलाती है। सेल्स ज्यादा है तो परफॉर्मेंस अच्छी, सेल्स कम तो परफॉर्मेंस बुरी, जिसे हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। एक कंपनी की जितना ज्यादा ऑपरेशनली एफिशिएंट होगी, इसका मतलब उसकी सेल ज्यादा होंगी। हाउ मच कंपनी डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल डेट्स, कंपनी अपने ऑपरेशन चलाने के लिए एक्सटर्नल डेट्स पे कितना डिपेंड करती है, यानी उनकी सॉल्वेंसी कैसी है। एक कंपनी जितना एक्सटर्नल डेट्स ज्यादा होंगे उतनी वो लेस सॉल्वेंट होगी, यानी कि उतना ज्यादा उसे आउटसाइडर्स की बातों को मानना पड़ेगा। तो कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए इन चार चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन ये है तो उसका तो आंसर हम कर चुके हैं कि हम रेशोस को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया, रेशो को यूज कर लेंगे, डिवाइड करना है दो वैल्यूज को। क्यों करना है? कंपनी की इन चार चीजों को समझना, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी लिक्विडिटी, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी सॉल्वेंसी। लेकिन कंपनी के अंदर, तो गेट के अंदर हम एंटर नहीं हो सकते, तो हम इन चार चीजों के बारे में कैसे पता लगाएंगे? तो वो पता लगाएंगे हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज पीरियोडिकली, क्वार्टरली या सेमी एनुअली या ईयरली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट शो कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटस। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस शो करते हैं एक खास डेट पर। दे इंक्लूड की डाटा ऑन व्हाट योर कंपनी ओन्स एंड ओज एंड हाउ मच मनी इट हैज मेड एंड स्पेंड। और ये हमें बताते हैं कि कंपनी के पास क्या है, कंपनी की लाइबिलिटीज क्या है और कितना पैसा कंपनी के पास है। ये तमाम इंफॉर्मेशन इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी होती है। चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पांच है बेसिकली, कहीं पे चार लिखे होते हैं, कहीं पे पांच लिखी होती हैं, लेकिन मेन जो है वो चार हैं, जिसमें पहली है बैलेंस शीट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है। दूसरी है इनकम स्टेटमेंट, जिसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहा जाता है। तीसरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथी है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और पांचवी है नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। नोट्स उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हेल्प आउट करने के लिए होते हैं, उनमें मजीद किसी चीज की डिटेल देनी हो तो वो नोट्स में दी जाती है। तो यहां तक हमें समझ आ गई कि ये चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसकी मदद से हम किसी भी कंपनी को अंडरस्टैंड कर लेंगे रेशोस को यूज करते हुए। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें कौन देगी? कंपनी देगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मेट लिखे हैं। रेशो एनालिसिस समझने से पहले आपको ये इन चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो फॉर्मेट्स हैं इनको बनाना ये अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आती तो आप उनका एनालिसिस भी नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज का अगर आपने एनालिसिस करना है तो पहले उस चीज के बारे में पता होगा तो उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नॉलेज अच्छी तरह से होना चाहिए, जिसमें एक तरफ एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स अलग से मेंशन है, नॉन करंट अलग से मेंशन है, और टोटल एसेट्स हैं। दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज अलग, करंट लाइबिलिटीज अलग, और साइड पे स्टॉक होल्डर्स इक्विटी होती है। तो ये बैलेंस शीट की कॉलमनर फॉर्म है। एक बैलेंस शीट की बड़ी पॉपुलर है वर्टिकल फॉर्म,
जिसमें वर्टिकल फॉर्म में ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज लिखे होते हैं और नॉर्मली वर्टिकल फॉर्म ही ज़्यादातर दुनिया में यूज़ की जाती है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आमतौर पर वर्टिकल फॉर्म में इस तरह का होता है, जो वर्ल्ड वाइड यही यूज़ होता है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर अदर इनकम अदर एक्सपेंस को एडलेस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आता है, इंटरेस्ट को अलग से माइनस करते हैं, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आता है, फिर लास्ट में टैक्स को माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। ये एक ही प्रॉफिट्स के तीन नाम हैं, या इसको प्रॉफिट अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स भी कहा जाता है। ये रहा जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का फॉर्मेट, और ये रहा स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मेट, जो कि होप सो आपको आते होंगे। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर समरी करते चलें कि हमने रेशो एनालिसिस को, रेशोज को यूज़ करना है कंपनी की दी गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से कंपनी को अंडरस्टैंड करना है, कंपनी को समझना है। कंपनी खुद हमें अपनी इंफॉर्मेशन देगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल में। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम पकड़ेंगे, उन पे कुछ रेशोज अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, परफॉर्मेंस और उनकी सॉल्वेंसी। होप सो आपको रेशो एनालिसिस का जो बेसिक कंसेप्ट था वो समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह रेशोज को वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक ओके, अल्लाह हाफिज।